topic is there is this simple typing error. The word is one, amendability. Okay, can fundamental rights be amended? मैम क्या हम fundamental rights को change कर सकते हैं? Right. So okay, so few of you say no, some are saying yes, we can amend. See, क्वेश्चन को ना यूपीएससी में भी और क्लास में भी मेक इट अ हैबिट, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है बस, फंडामेंटल राइट्स को कोई छीन नहीं रहा है। ये मतलब नहीं है कि आपको अमेंड करने का मतलब ये हो गया कि आपसे ले लिए जाएंगे। अमेंडिंग इज सिंपल चेंज। कैन वी चेंज आवर फंडामेंटल राइट्स? Change can be positive also. Okay, let's understand this. Article 13(2) says that the state shall not make a law that takes away or abrogates one or more fundamental rights. अभी यही पढ़ के आ रहे हो, आर्टिकल 13(2) यही बोलता है स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जिससे सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे, और अगर वो बनाती भी है, even if the parliament tries to use its power of law making and still it comes up with a law that violates the fundamental rights, in that case that law will be null and void. ये clearly बोला। ठीक, अब देखना, seemingly against 13(2) में ये लिखे होने के बावजूद हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1951 में, जिसने आर्टिकल 15 को अमेंड किया। आर्टिकल 15 समझ आ रहा है फंडामेंटल राइट ही है, और आर्टिकल 15(4) विच इज रिजर्वेशन, उसको इंट्रोड्यूस किया, है ना। और आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी, एवरीबडी इज इक्वल। और 15(4) में आप स्पेशल ग्राउंड्स पे रिजर्वेशन दे रहे हो, तो दोनों में इनहेरेंट क्लैश हो गया। उस हिसाब से तो आर्टिकल 15 या नया अमेंडमेंट जो आप लाना चाह रहे हो दैट शैल बी नल एंड वॉइड, पर ऐसा नहीं है। साथ ही साथ फर्स्ट अमेंडमेंट ने 1906 को भी अमेंड किया। 19 इज अबाउट स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच। 6 अलग अलग प्रकार की हमको फ्रीडम्स मिली है, टू स्पीक, टू मूव, टू रिसाइट, टू असेंबल, राइट, इस तरह से। उसने ये भी अमेंड किया 19 clause 6, putting reasonable restrictions on right to occupation. It also brought Schedule 9 to the Constitution, which took away the power of judicial review of court. However, First Amendment got challenged before the Supreme Court in Shankri Prasad case, है ना। मैंने पहले ही लास्ट क्लास भी एक्सप्लेन किया था, शेड्यूल 9 भी आप ले आए। आप शेड्यूल 9 में कह रहे हो कि जुडिशरी इसको रिव्यू नहीं कर सकता। ऐसे तो आपको जो मन चाहेगा करने का पार्लियामेंट को, वो उस हर चीज को शेड्यूल 9 में डाल देगी और जुडिशरी उसे चेक नहीं कर पाएगी, और फिर पार्लियामेंट शेड्यूल 9 की आड़ में जो करना चाहे करती जाएगी, है ना। इसीलिए फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में इन द शंकरी प्रसाद केस 1951। नाउ हियर शंकरी प्रसाद केस इज इम्पोर्टेंट, 1951। अब ये मत करना, आई हैव सीन स्टूडेंट्स जाके गूगल पे बैठो और शंकरी प्रसाद की पीएचडी करवा लो। नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट विल नेवर एवर कम इन योर एग्जाम। शंकरी प्रसाद किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये हमने नोट्स में लिखा है। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट्स इट। ऑल्सो देयर इज अ पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, since there will be many cases that you will have to learn when you are preparing for polity and you are doing Indian Constitution, तो बहुत सारे केसेस होंगे। हर केस को इम्पोर्टेंट नहीं समझना है, हर केस को क्रैम करना, लर्न करना पॉसिबल नहीं है, हर केस पे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। सो द केसेस दैट आर मेंशन्ड इन द क्लास नोट्स एंड व्हाटएवर योर फैकल्टी इज telling you to read कोई भी पर्टिकुलर केस,
please make notes only for that particular case. You should have a know-how of what all happened in that case, क्यों हुआ था और क्या रिजल्ट था. बस पेटिशनर्स के बारे में पढ़ने मत बैठ जाना पूरा. एब्सोल्युटली जीरो आउटपुट एंड टाइम का वेस्टेज होगा. ठीक. यस, द पीस ऑफ एडवाइस इज, जब भी केसेस को पढ़ोगे तो पहले केसेस तो याद रहते हैं. केशव नंदा भारती केस है, मिनर्वा मिल्स केस है ना, मेनका गांधी केस है, सो मेनी केसेस. प्रॉब्लम होती है उनके ईयर के साथ. बाद में कंफ्यूजन होने लगता है कि यही ईयर था, कौन सा था, राइट. दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइजेस. सो व्हाट डू यू हैव टू डू, जब भी हम कोई भी केस पढ़ रहे हैं, आपके लिए केस का नाम खत्म ही ईयर पे होना चाहिए. तो माइंड इतनी जल्दी रिकलेक्ट करेगा और कहीं ना कहीं माइंड में इनग्रेन हो जाएगा कोई भी केस उसके ईयर के साथ. अब जैसे जब आप रीड करो तो आपके लिए शंकरी प्रसाद केस नहीं होना चाहिए. इट शुड बी शंकरी प्रसाद 1951. ऐसे पढ़ोगे तो ईयर लर्न करने के लिए अलग से कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, इजीली याद हो जाएगा. ठीक. सो बट द रूलिंग इन दिस केस केम इन फेवर ऑफ द पार्लियामेंट क्योंकि टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368. तो इस केस में चैलेंज किया और रूलिंग क्या आई कि पार्लियामेंट जो है वो चेंज कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि आर्टिकल 368 में पावर मिला है पार्लियामेंट को. द पार्लियामेंट कैन चेंज, पार्लियामेंट कैन मेक चेंजेस, राइट. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? Supreme Court said that Parliament has two types of legislative powers. ठीक है. एक तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर. ऑर्डिनरी मतलब कोई भी लॉ बन रहा है इस लॉ ऑफ द लैंड के लिए, इंडिया के लिए कोई भी लॉ बन रहा है तो उसे कौन बनाएगा? पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट को ये पावर तो है. द सेकेंड इज the second is the constitutional legislative power. The second is the constitutional legislative power, means when the parliament is acting as a constituent assembly or a constituent body making new laws or writing constitution for India, right? Therefore, so these are the two major roles that the parliament plays. एक तो वो नॉर्मल लॉ बनाता है, ऑर्डिनरी लॉ. दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है. Therefore, court upheld the validity of First Amendment Act. However, the court said that any enactment of Parliament made in exercise of ordinary legislative power will be called law, which comes under the scope of Article 2, 13 Clause 2, and would be void if it violates fundamental right. तो फाइनली शंकरी प्रसाद केस में कोर्ट ने क्या बोला कि पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट ऑल्सो, जिसे भी चाहे वो उसे अमेंड कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है पार्लियामेंट. लेकिन गोलकनाथ केस में 1967 वेरी फेमस केस, इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अटपटा सा डिसीजन लिया. और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ध्यान से समझना. अभी अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने 51 में क्या बोला है कि पार्लियामेंट जो चाहे चेंज कर सकती है, इवन फंडामेंटल राइट्स भी चेंज कर सकती है. ठीक है. अब देखना सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है. गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को ओवररूल किया और कहा दैट आर्टिकल 368 which gives the power to the parliament to amend the constitution, it only contains the procedure
and did not confer the power to the parliament. To put it right and very clearly before you all, उन्होंने क्या कहा गोलकनाथ ने कि 368 में ये तो लिखा है कि अगर पार्लियामेंट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ भी अमेंडमेंट करना है तो उसका क्या तरीका है, पार्लियामेंट कैसे चेंज कर सकती है, ये तो लिखा है। पर ये कहाँ लिखा है कि पार्लियामेंट कर सकती है ना? बहुत ही वियर्ड सा जजमेंट। जब वो पार्लियामेंट लिखा है, आर यू गेटिंग द, can you understand what Supreme Court is trying to say? No. Okay. I'll explain again. समझना, वर्डिक्ट है ही बहुत गड़बड़ गोलकनाथ का। देखिए, शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन चेंज एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन द फंडामेंटल राइट्स, वो जो चाहे चेंज कर सकती है। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस डिसीजन को ओवररूल किया। ओवररूल किया तो मतलब ये कहना चाह रही होगी कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते। अब इस बात को उन्होंने कैसे कहा? उन्होंने कहा कि माना कि पार्लियामेंट 368 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में है और वो ये पावर देता है, लिखता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे अमेंडमेंट कर सकती है। प्रोसीजर तो पूरा बताया है कि पहले एक बिल आएगा, किसी भी हाउस में ला सकते हो, स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना है, फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे। प्रोसीजर तो सारा लिखा है, पर ये कहाँ लिखा है कि पार्लियामेंट हैज द पावर, कि पार्लियामेंट इज पावरफुल। पार्लियामेंट ने कहा नहीं लिखा तो हम लिख देते हैं, हम तो जो चाहे वो लिख सकते हैं, हम तो लॉ मेकर्स हैं। समझ आया? So it tried to say, right, so देखिए अब क्या हुआ, पार्लियामेंट के पास एक ही टाइप की लेजिस्लेटिव पावर होती है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, एंड यूजिंग इट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, ये उन्होंने कहा। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, ये जो पूरा गोलकनाथ केस था जिसमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना just wait, please wait, you are not clearly audible, come again। ओवररूल कैसे किया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इट कैन, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग, और इसमें वो बोल रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है। इसमें वो बोल रहा है पार्लियामेंट नहीं कर सकती है ना, यही बोल रहे हो ना आप? यस यस दर्शिका, एब्सोल्युटली राइट। ऐसा इंटरप्रेट किया जुडिशरी ने, क्योंकि जुडिशरी ही होता है ना फाइनल इंटरप्रेटर, है ना? तो जुडिशरी का तो जैसा मन करता है वैसा ही इंटरप्रेट करके दे देता है, राइट? तो पार्लियामेंट ने क्या कहा कि नहीं लिखा तो हम लिख देते हैं, तो उन्होंने लिख दिया। कैसे लिखा? 24th अमेंडमेंट लेके आए 1971 का, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दिया, और क्या लिख दिया? द पावर, द प्रोसीजर एंड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि प्रोसीजर और पावर दोनों किसको मिला है? पार्लियामेंट। ये सब बहुत ही एक शेयर वेस्टेज सा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जैसा अथॉरिटी ऐसी बात कर रहा है, बट यस इट हैज हैपेंड इन हिस्ट्री, ऐसा हुआ। 71 में ये जब अमेंडमेंट आया तो उसके बाद अब आप खुद बताओ कि जुडिशरी चाहता तो फिर से इसको स्टक डाउन कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जो मेजर लैंडमार्क केस आया, दैट वाज द केशवानंदा भारती केस 1973, where the 24th Amendment Act
अमंग द अदर थिंग्स ये जो 24th अमेंडमेंट था इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कैसा जजमेंट लिया है, ठीक है। एंड कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी, कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने किसकी वैलिडिटी को माना, देखना गोलकनाथ की या 24th अमेंडमेंट की, 24th अमेंडमेंट की, क्योंकि गोलकनाथ का वर्डिक्ट सच में वियर्ड था। अब जब ये लिखा ही है कि प्रोसीजर पूरा पार्लियामेंट का है तो ऑफ कोर्स पावर है ना पार्लियामेंट के पास। तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पावर अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स but it should not destroy the basic structure of the constitution. उसको जो मन में है चेंज करने को पार्लियामेंट वो चेंज कर सकता है, इवन द फंडामेंटल राइट्स। तो मतलब ये जो पूरी बुक है ना कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट जो चाहे चेंज कर सकता है सिवाय किसके कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट बी डिस्ट्रॉयड, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। दिस वाज द बेसिक इंटेंट।